बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस ने इस मुल्क को उजाड़ा, जिस ने इस मुल्क का नुकसान किया, अल्लाह ताला उन सबको निशान इबरत बना दे। मैं इससे पहले 2 बार वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा, लेकिन वीडियो कंप्लीट नहीं हुई। बीच में कहीं ना कहीं अटक जाता था। उस अटकने की वजह यह थी कि हमारे मुल्क में वो खौफ और हरास की फ़िज़ा पैदा कर दी गई है कि अब कोई भी लफ्ज़ ज़ुबान से निकालने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। हमारे मुल्क में जो हुब्बुल वतनी के मेयार हैं वो इस कदर बदल गए हैं कि अब हम जैसे नए लोगों को, सीधा चलने वाले, जो राह रास्त पर चलने वाले लोग थे, उनको समझ नहीं आ रही कि अब कौन सा लफ्ज़ बोला जाए और कौन सा लफ्ज़ स्किप कर दिया जाए। यकीन माने अंदर बहुत ज़्यादा घुटन इकट्ठी होती जा रही है। इससे पहले कभी भी इस मुल्क में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि इस मुल्क में इस मुल्क को बुरा कहने वाले और इस मुल्क के इदारों को सरेआम बुरा कहने वालों को भी पूरी सहूलियात मिलती थी। कभी भी उनके ऊपर जो सांस है इस कदर तंग नहीं की गई, बल्कि उनको तो सहूलतें मिलती रही। सांस तो तंग होना अब हमने देखा है कि कैसे सांस तंग की जाती। यही वजह है कि अब अपने दिल की कोई भी बात जब बाहर नहीं निकलती तो अंदर एक भड़ास सी बंद हो चुकी है। अब देखें कि जब भी आपकी आवाज़ बंद होती है तो वो आपके अंदर की घुटन बन जाती है। वही घुटन जब एकदम से निकलती है तो बहुत बड़ा तूफान बन जाती है। हमने हमेशा इस मुल्क और इस मुल्क के इदारों का दिफा किया। हमने हमेशा इस मुल्क के जितने भी हीरो थे या हीरो नहीं भी थे लेकिन काबिल ज़िक्र लोग थे, उनको हमेशा हमने इज्जत की निगाह से देखा। हम हमेशा इस बात पर कुड़ते थे कि इस मुल्क के जो भी हीरो हैं या इस मुल्क की जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको प्रमोट क्यों नहीं किया जाता। हमारा एक पड़ोसी मुल्क हमेशा अपने फिल्मों में हमारे मुल्क को डीमोटिवेट करता है। हमारी जो नई नस्ल है उनको डीमोटिवेट करता है। हमारे इदारों के बारे में ऐसी ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करता है और हम सोचते थे कि क्यों हमारी तरफ से जवाब नहीं दिया जाता। फिर हमारे मुल्क के अंदर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इस मुल्क और इस मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ बोलते थे लेकिन उनको कभी कुछ नहीं कहा गया। हम वो लोग थे जिन्होंने हमेशा इस मुल्क का दिफा किया। हम वो लोग थे जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे ऊपर इस मुल्क की हवाएं तंग हो जाएंगी, इस मुल्क की फ़िज़ाएं तंग हो जाएंगी, हमारी ज़ुबान पर पाबंदी लग जाएगी, हमारे ख्यालों पे, हमारी सोच पर पाबंदी लग जाएगी। ये मैं अब जो भी बोल रहा हूँ ये अपने दिल की आवाज़ है। ये मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ। जो मैंने स्क्रिप्ट लिखा था, यकीन माने उस पर 3 बार मैं वीडियो बनाते हुए अटक गया और जब अटका तो समझ नहीं आ रही थी मैं क्या कर। फिर अब दोबारा से मैंने कैमरा ऑन किया और ये बिल्कुल मैं बगैर स्क्रिप्ट के अपना जो अंदर की जो घुटन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर। इस वक्त इस मुल्क के जो हालात हैं, ऐसा तो मैं फ़लस्तीन, कश्मीर, बर्मा, इन इलाकों की फुटेजेस में दिखाया जाता था। अभी थोड़ी देर पहले एक एंकर है वजात, वो शायद पाकिस्तान से बाहर होते हैं, उनका एक वीडियो क्लिप देखा। वो भी इसी बात पे रो रहे थे कि इस मुल्क का क्या हाल हो चुका है। ये जो कुछ हो रहा है ये सही करने में बहुत वक्त लगेगा। एक नस्ल गुजर जाती है और दुख इस बात का है कि जो इस मुल्क में रहने वाले हैं, जो इस मुल्क से कहीं जा नहीं सकते, वो 70 सालों से 75 सालों से इसी इंतज़ार में थे कि कब इस मुल्क में हमें भी सहूलतें और आसानियाँ और सुख मिले। लेकिन इस मुल्क में जो बंदे इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होते हैं और जिनके हाथ में फैसला होता है, कुव्वत फैसला होती है, जो फैसला कर सकते हैं, जो इस मुल्क की तकदीर संवार सकते हैं, वही उन गरीब लोगों के ऊपर गद्दारी के फतवे जारी करते हैं और जब उनका अपना वक्त पूरा होता है वो ये मुल्क छोड़कर चले जाते। तो कहने का मकसद ये है कि हम जैसे लोग जो गरीब हैं, जिन्होंने इस मुल्क में रहना है, इसी मुल्क में मरना है, जिनकी आबाओ अजदाद की कब्रें इस मुल्क में, जिनकी जायदादें इस मुल्क में, जिनका दूर दूर तक कोई इरादा नहीं किसी भी दूसरे मुल्क जाकर बसने का, तो कम से कम इस मुल्क के फैसले भी उन्हीं लोगों को करने चाहिए। इस मुल्क में वही लोग राज करें, वही लोग हुकूमत करें जिन्होंने यहाँ रहना है। यहाँ पे जो किराए के हमारे वज़रा होते हैं, जो हमारे किराए के सरबराह होते हैं, वो नहीं चाहिए। जब भी किराएदार किसी घर में जाता है तो उस घर की वो हिफाजत नहीं करता जो उस घर का मालिक करता है, वो ख्याल नहीं रखता जो उस घर का मालिक ख्याल रखता है। तो जब तक इस मुल्क में किराएदारों की हुकूमत रहेगी, जब तक इस मुल्क के ऊपर किराएदार काबिज रहेंगे, तब तक ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता।
تب تک اس ملک کے جو اصل میں مالک ہیں، اصل میں جن کا یہ ملک ہے، وہ ہمیشہ ایسے ہی سسکتے رہیں گے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ آئی ایم ایف نے آپ کو کہا کہ اپنی فوج کم کرو، آپ نے اپنی فوج سے جو آپ کے 18 کروڑ یا کوئی 19 کروڑ کے قریب عوام تھی ان کو آپ نے الگ کر دیا۔ اب آپ خالص 7 لاکھ کی فوج باقی رہ گئے۔ یہ جو لوگ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے تھے یہ بھی آپ ہی کا حصہ تھے، تو آپ نے اپنی فوج میں کم کرنے کے لیے وہ جو عوام تھی اسی کو اپنے سے دور کر دیا۔ اب آپ یا ہماری حکومت پاکستان جو ہے وہ بڑے فخر سے آئی ایم ایف کو کہہ سکتی ہے کہ ہماری جو 18 کروڑ کی فوج تھی وہ اب صرف 7 لاکھ پہ رہ گئی، اور کوئی بھی اگر عقل رکھنے والا بندہ ہو تو یہ بات سمجھ جائے گا کہ یہ کتنا بڑا نقصان والا سودا ہے۔ یہ مطالبہ کروں گا کہ واقعی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ افواج پاکستان اور پاکستانی عوام میں دوریاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں، ان کا قصوروار کون ہے، اور یہ سوال بار بار پوچھا جاتا رہے گا۔ میں نہیں پوچھوں گا، اور لوگ پوچھیں گے، اور لوگوں نے بھی اگر پوچھنا چھوڑ دیا تو تاریخ یہ ضرور پوچھے گی، بلکہ تاریخ پوچھتی نہیں ہوتی، تاریخ بتاتی ہوتی، اور تب کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا۔ جس بندے کو زندگی جتنا زیادہ چانس دیتی ہے اس سے اتنا ہی زیادہ حساب بھی لیتی ہے۔ یہ بات سب کو پلے باندھ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کا اور اس ملک کے محب وطن پاکستانیوں کا حامی ناصر ہو۔